प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। हम क्लास 12th की फिजिक्स करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। हम चैप्टर कर रहे हैं बेटा 4th। इस 4th चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, इससे टॉपिक्स कर रहे हैं। और ये 4th चैप्टर जो हमारा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसका आज का लेक्चर का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो बेटा ये रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर दिया गया बेटा, और इस वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बेटा, करंट इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम इसके ए एंड को ये सपोज कर रहे हैं, ये ए एंड है इसका और ये बी एंड है। इसकी लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा, इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, और यहां से क्यू चार्ज ट्रांसफर होता है इस एंड तक, ए एंड से ट्रांसफर होता है बी एंड तक, और यहां से यहां तक जाने में चार्ज को टाइम लगता है बेटा टी। तो ये था हमारा डायग्राम में देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, और ये जो रोड है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में किसी एंगल थीटा पर झुकी हुई है, इस तरीके से थीटा एंगल बना रही है। तो इस डायग्राम के बारे में अपने छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, छोटी सी बात है, देखें बेटा। अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम, सपोज ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल placed in uniform magnetic field B. Wire Q charge is moving from end A end to B end. A end से B end तक Q चार्ज जाता है in time t. टाइम t लगता है चार्ज को ये एंड से बी एंड तक जाने में। देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी नो दैट। तो ये डायग्राम के बारे में है। डायग्राम के बारे में इतनी सी बात है कि यहाँ से चार्ज यहाँ तक जाता है, इसका मतलब ए एंड से, ये जो हमारा ए एंड है, ए एंड से बी एंड तक चार्ज क्यों जाता है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन होती है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी डेफिनेशन से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी बेटा। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद में बिकॉज लेंथ ऑफ वायर इज एल, लेंथ ऑफ वायर क्या है बेटा, हमारे पास एल है, ठीक है, एंड चार्ज क्यू टेक टाइम टी, टी टू गो ए एंड टू बी एंड, ए एंड से बी एंड तक जाने में इसको क्या लगता है, टी टाइम लगता है। तब अपने को वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता होता है बेटा, क्योंकि वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन मेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अपने यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, एल वेक्टर यूज कर रहे हैं बेटा, और टाइम की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, टी यूज कर रहे हैं। तो वैसे तो मैंने एल वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है डायरेक्ट से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डायरेक्शन लगा देता हूँ, यहाँ पे ये वी वेक्टर है और ये एल वेक्टर है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। इसी फॉर्मूले से हमारे पास वी वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर अपॉन टी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने अगर कोई चार्ज क्यू किसी मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है बेटा, जिसको बोला जाता है अपने मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसके लिए हम कैलकुलेशन पीछे कर आए हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था इसी पे बेस्ड था। लेक्चर नंबर 2 में हमने यही काम किया था, देख सकते हैं।
सारी यही यही काम हम यहाँ करके गए हैं। ये जो ये इक्वेशन जो है हम काम में लेंगे, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे बेटा यहाँ पे। तो ये अगर कोई चार्ज क्यू v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा ना बेटा, वो हमारा ये होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बेटा? ये होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं वेक्टर फॉर्म में ना लिख के डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में हमें ये दिया गया होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे वी वेक्टर की हमें वैल्यू पुट करनी है, और वी वेक्टर की वैल्यू आपको पता ही है, हमने सेकंड इक्वेशन निकाली थी। अभी सेकंड इक्वेशन में हमें यही मिला था। देखो बेटा, ये जो दिख रहा है हमें, ये, हाँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये वी वेक्टर की वैल्यू है, जो कि क्या है बेटा? एल वेक्टर अपॉन टी। तो ये वी वेक्टर की जगह मैंने यहाँ वी वेक्टर की जगह क्या पुट कर दिया बेटा? वैल्यू पुट कर दी एल वेक्टर अपॉन टी। एल वेक्टर अपॉन टी, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये वैल्यू पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे ये वी नहीं आएगा, यहाँ पे एल आएगा, यहाँ पे एल वेक्टर आएगा बेटा। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ क्या बन जाएगा? एफ इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। अब हमें पता है कि Q अपॉन टी इज इक्वल टू, हम अभी इक्वेशन जो फर्स्ट निकाल के आए थे, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इसकी जगह हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा? I पुट कर देंगे। इसकी जगह क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। और यही जो होता है फोर्स होता है बेटा किसी करंट कैरिंग वायर पे, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म को हम अपने जब नोटबुक में नोट करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, आई है स्केलर क्वांटिटी, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे जब भी वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम दो बातें ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो जिस प्लेन में एल वेक्टर और बी वेक्टर, जिस प्लेन में एल वेक्टर और बी वेक्टर लाई करते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा एफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब है, अगर ये हमारा बी वेक्टर है, इस तरफ हमारा एल वेक्टर है, तो अपवार्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, अब प्लेन अपने ये जो लैपटॉप का ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को मान लेते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये तो फोर्स फोर्स की डायरेक्शन हमें पता लग गई। इसके बाद में बात करते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से लिखेंगे बेटा, ये हमारा इस फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अब ये डिपेंड किस किस पे करेगा? मैग्नीट्यूड डिपेंड किस किस पे करेगा? इससे रिलेटेड हमारे पास स्पेशल कंडीशंस हैं। तो स्पेशल कंडीशन में देखें बेटा, केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अगर अगर हम जो करंट कैरिंग वायर है, उसको पैरेलल रख दें मैग्नेटिक फील्ड के, इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इसी तरफ ये करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा ना बेटा, वो क्या आएगा? एंगल इन दोनों के बीच में जो आएगा बेटा, वो 0 डिग्री आएगा। जब दो क्वांटिटी पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल जो रहेगा ना बेटा, वो क्या रहेगा? 0 डिग्री। अब ये वैल्यू हम थीटा की जगह पुट कर देते हैं, यहाँ जो थीटा है ना, थीटा की जगह पुट करते हैं 0 डिग्री। तो हमें क्या मिलेगा बेटा? थीटा की जगह अगर 0 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा साइन 0। और आपको पता है कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? सारा 0 हो जाएगा, और एफ की वैल्यू हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगी? हम लिखेंगे आई एल बी इंटू 0 हो जाएगा, और टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसलिए हमारे पास एफ की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो इस कंडीशन में 0 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल रख दिया जाए, तो इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं लगेगा। ठीक है। इसके बाद में सेकंड केस हमारा, सेकंड केस में देखो, ये कह रहा है इफ द लेंथ वेक्टर, इफ द लेंथ वेक्टर लेंथ वेक्टर
एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दे रखा है हमें। ये कह रहा है कि एक तो लेंथ वेक्टर एल वेक्टर जो है वो है, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर। तो इस कंडीशन में देखो परपेंडिकुलर जब भी होगा एंगल क्या आएगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने थीटा की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, 90 डिग्री, बिकॉज साइन 90 की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1 होती है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या रख दी हमने, आई एल बी इंटू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आई एल बी। तो हमारे पास f इज इक्वल टू आई एल बी आ जाएगा। ये कंडीशन जो है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है ये 1, इसलिए ये जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स यहाँ मैक्सिमम लगेगा, और वो कितना लगेगा बेटा, आई एल बी। ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा जब परपेंडिकुलर होगी। मतलब इसका कहने का मतलब है इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ ये जो इसका एल वेक्टर है, मतलब जो हमारे पास कंडक्टिंग वायर है वो इस तरीके से दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री होगा बेटा, 90 डिग्री हो गया। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर पे वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यही इसमें नीचे बता रखा है, इफ द लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज मैक्सिमम। इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं केस फोर्थ की, केस थर्ड है ये बेटा, केस थर्ड की बात करते हैं। तो ये हमारा केस थर्ड है। केस थर्ड क्या कहता है बेटा, बी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू एल वेक्टर। ये जो बी वेक्टर दे रखा है वो एंटी पैरेलल है, यानी कि हमने बी वेक्टर को इस तरफ ले लिया और एल वेक्टर है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एल वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच में जब एंगल आपने बनाएंगे तो इस तरीके से रखेंगे इसको, ये एल वेक्टर है, ये यहाँ से इनका सेपरेशन पॉइंट है, यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं, 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 की वैल्यू आपको याद रखनी है बेटा, 0 होती है, और साइन 180 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इफ द लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट हो, टू ईच अदर देन द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। तो दोनों ही कंडीशन में अगर थीटा हो तो भी 0 और 180 हो तो भी 0, यानी कि 180 पर भी ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है और थीटा पर भी इसकी वैल्यू 0 है। तो ये था आज का टॉपिक। आप बढ़िया से पढ़ें, आगे बढ़ें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और इससे पीछे का अगर मैटर देखना चाहें तो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखें। धन्यवाद।